गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। करें आज की क्लास स्टार्ट। सेकंड कंपोनेंट हम पूरा कर चुके हैं, किसका? स्टाफिंग का। और सेकंड कंपोनेंट कौन है? सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर एक ही टॉपिक है, सिलेक्शन प्रोसेस। एक बार अगर फ्लो देखे, ठीक है ना, एक चैप्टर का, इस चैप्टर का एक फेज तो फर्स्ट वाला था और एक ये सेकंड फेज चल रहा है। सेकंड फेज में हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। कौन कौन? RST, R for recruitment, S for selection and T for R for recruitment, S for selection, T for training। ठीक है ना? अच्छा, 3 कंपोनेंट के अंदर अगर उसके सबसे फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट वन होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक इंटरनल बच्चा और एक एक्सटर्नल बच्चा। इंटरनल में क्या है? इंटरनल के भी 2 बच्चे, PT प्रमोशन एंड ट्रांसफर, और एक्सटर्नल के 9 बच्चे। बोल सकते हो आप? चलो, डायरेक्ट, कैजुअल, एडवर्ड, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट, क्या बोला? प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। वाह वाह वाह, ठीक है। आधा इसका लगाओ, आधा उसका लगाओ, कॉन्सेप्ट तैयार करो। भारत माता की जय। बिजनेस स्टडीज में हम CBSE को ठोक के आए। अबे उल्टा तुम्हें ठोक दिया। वापस से, जब तक सही नहीं बोलोगे। डायरेक्ट, कैजुअल, एडवर्ड, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट, कैंपस, रिकमेंडेशन ऑफ लेबर, वेब। अब अभी तो मेरी हेल्प से बोला आपने, आधा आधा मैंने बोला फर्स्ट एंड में। नहीं नहीं, ऐसे कोई ना होता है। अब पूरा तुम बोलो। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। एक ऐसे ऐसे कर रहा है, एक रेगुलर उसमें देख रहा है, एक चुप बैठा है ये सोच करके कि मेरे को कुछ बोला नहीं जा रहा है, एक झांक रहा है, एक ने मास्क लगा रखा है और राजकुंद्रा बना फिर रहा है। राजकुंद्रा से बहुत प्रभावित है। हाँ जी, बोलो तुम्हें आता कि नहीं आता? यहाँ नहीं बोलोगे, अगर यहाँ पे भी नहीं बोलोगे तो फिर घर पे भी नहीं बोल सकते आप। एक बार और। देखो सुनो, रुको रुको रुको, मैंने आपको 4 बार बुलाया और आप वो शुरू के 5 से बोलते हो, तो छठे में आके तुम्हारा जो है ना वो गियर लग जाता है। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों का वो फ्लो बिगाड़ देते हो तुम। सुनो, अभी फिफ्थ फिफ्थ तक सही बोल रहे हो। सिक्स्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाला क्या है? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज है। देन उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट। वो दरअसल क्या है, 2 नाम है ना, तो कंफ्यूज है। ये वाला बोलूं ये वाला बोलूं, आधा इसका पकड़ता है आधा उसका पकड़ता है, पूरा बना दिया भारत माता की जय। वैसा मत करो, ठीक है? चलो दोबारा से बोलो, और इस बारी बीच में फ्लो मत बिगाड़ना। सारे बच्चे बोलने का, मैं सबको देख रहा हूँ। ठीक है, चलो। ऐसे करके हमारे ये एक्सटर्नल के सोर्स पूरे हो जाते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड वाले कंपोनेंट पे। RST के S पे आते हैं, S फॉर सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस। हम देखते हैं एक बार सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स जो है वो आउटलाइन करेंगे यहाँ पे,
और देन फिर प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, और प्लानिंग से होते होते ऑर्गेनाइजिंग में होते होते देन स्टाफिंग में आएंगे, स्टाफिंग के बीच में सिलेक्शन में घुस जाएंगे, देन स्टाफिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये काम करना है, ठीक है ना। ऑफ, इतना भारी काम है ये। चलो, सिलेक्शन प्रोसेस रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ये इसमें नहीं बनेगा ऐसे बीच में जाके अटक जाओगे। पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसको अलग ढंग से याद करने का, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले स्टेप से स्टेप्स बोल दो फिर रिलेट करा रहा हूँ। प्रिलिमिनरी, इसके अंदर एक काम की दो काम, एक तो एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होती है, और दूसरा इसमें फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जिसको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोला जाता है वो होता है। चलो एक चीज हो गई। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में बोलो ना, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। इंटेलिजेंट बोले तो इंटेलिजेंस टेस्ट, P for personality test, A for aptitude test, T for trait test, and I for interest। इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। चलो बढ़ाते हैं। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जाएगा, देन उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। क्या होगा? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। सिलेक्शन डिसीजन के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा? जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें 7 स्टेप होते कि 8 होते हैं? 8 होते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इतना सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। प्लानिंग से वापस से आए, प्लानिंग प्रोसेस से। चलो जी, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है बोलो? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, developing premises। Premises can be of two types. First one is internal premises and the second one is external premises। फिर थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर आइडेंटिफाई करके उन्हें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। देन क्या करना है उनमें से? हाँ, सेलेक्ट द सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। एक ऑल्टरनेटिव को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देन क्या करना है? implement the plan, then follow up action। organizing में घुस जाओ। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन भी इसको बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वर्क भी बोला जा सकता है, ठीक है। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग में आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। बोलो ना, एस्टिमेटिंग द मैन पावर, ठीक है। उसके अंदर दो बच्चे। पहला वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है ना। देन क्या करेंगे हम सेकंड स्टेप में? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट। अब इसके अंदर घुस जाओ, ठीक है ना। पहले से कंप्लीट करते हैं। सिलेक्शन के अंदर पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट में बोलो ना, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। देन फिर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन डिसीजन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। सिलेक्शन हो गया। अभी हम स्टाफिंग प्रोसेस चल रहे थे ना, उसमें स्टाफिंग में फिर हम सिलेक्शन में घुस गए ऐसे अंदर अंदर, फिर वापस से निकल के आते हैं, ठीक है ना। अब उसके सिलेक्शन के बाद क्या होता है? प्लेसमेंट, सीधा ट्रेनिंग। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कौन कराएगा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ तक होगी। 5 स्टेप रहते हैं उसमें। फिर उसमें 3 क्या रहते हैं? हाँ, कौन कौन? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड फाइनली कॉम्पनसेशन। इस तरीके से अभी तक की हमारी ये प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है। अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी 8 ही स्टेप होते हैं। बोलो ना, स्टाफिंग प्रोसेस में भी कितने स्टेप होते हैं?
स्टाफिंग चैप्टर के अंदर 2 प्रोसेस है, एक स्टाफिंग की, एक सिलेक्शन की, दोनों के अंदर 8 स्टेप होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के उसके आधे होते हैं, बोलो ना कितने, 4, ठीक है ना। और प्लानिंग में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। अगर ओवरऑल हेडिंग की बात करें, जो बच्चे बच्चे सब मिला करके प्लानिंग में कितने हो जाते हैं, 9, 4 किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में, और 8 उसमें स्टाफिंग में। हाँ बोलो, 13 और 9, 13 हो गए थे ना, 9 और 4, हाँ 13, 13 और 9 22, 22, फिर उसके अंदर 2 वर्कलोड और वर्कफोर्स, 24 सारी हेडिंग हो गई। और फिर सिलेक्शन के अंदर कितनी हेडिंग है, बोलो ना, सिलेक्शन के अंदर कितनी हेडिंग है, 8, अभी तक कितनी हुई, 24, 24 और 8 32, और 5 टेस्ट हो गए, 37, 37 हेडिंग्स। अगर आप देख लो, अगर आपको रिकॉल हो पा रही कि नहीं हो पा रही, मैं भी आपको 2 मिनट का समय भी दूंगा। और 9 हेडिंग फिर वो हमारी वो अलग से है, मतलब वो मैंने जो अभी आज आपको कराया, कौन, एक्सटर्नल के 9 बच्चे और इंटरनल के 2, ये सब कुछ आपको आ रहा है क्या। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, एक बार जस्ट सारी की सारी जो भी प्रोसेस है ना, वो कितनी हेडिंग हुई, 37 हुई ना, 37 ना, सारी की सारी प्रोसेस की 37 हेडिंग्स। एक बार उन्हें पढ़ो, उन्हें देखो, रिकॉल करने की कोशिश करो उन्हें। कर लो जैन साहब, यहीं पे कर लो, यहाँ हो जाएगी तो हो जाएगी, घर पे नहीं होएगी। क्या, APLI, मैंने तो पहली बार ही सुना। क्या बोल रहे थे, मैंने पहली बार सुना। क्या होता है वैसे, नहीं तो कहीं तो सुना होगा ना। यहाँ तो कुछ फिजिक्स का करके कुछ आ रहा है कॉन्सेप्ट, और तू क्या बोल रहा है, इसका तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कहाँ पे सुना तुमने, पता नहीं। हाँ जी, हो पा रहा है रिकॉल, चल सकते हैं आगे। वापस से सिलेक्शन प्रोसेस में हो, सिलेक्शन प्रोसेस में एक पैरेलली एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, उससे रिलेट करके मेरे को ये प्रोसेस बताओ आप। सिलेक्शन में सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है ना। अब लड़की के जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, जो अलग अलग लड़कों की एप्लीकेशन आई होती है, जो उनका बायोडेटा आया होता है, उनकी चेकिंग कर रहे होते हैं। हाँ बोलो ना। अच्छा, तो इसके बाद फिर क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट मैंने बताया था कि आपको कि वो लड़की के माता पिता अलग अलग ऐसे लड़के से बादाम बुलवा के देखते, काजू बोल के दिखा, काजू, ठीक है ना कुछ और मत बुलवा दियो तुम उसमें अपने पापा से पूछा था क्या तुमने कि ऐसा ऐसा बुलवाते हैं? अच्छा, चलो ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। चलो, सिलेक्शन टेस्ट के बाद फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में देखो,
पापा ने पहले सिलेक्शन टेस्ट कर लिए, खामे खा क्यों लड़की के साथ डेट पे भेजना पहले उसे, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पहले क्या ही कर लो, पहले उसका पहले टेस्ट ले लो उसका, ठीक है ना। चेकिंग कर ली एप्लीकेशन की, टेस्ट ले लिए, फिर उसे लड़की के साथ भेज दिया कि ठीक है भाई तुम 2-4 बार आपस में मिलो, बातचीत करो और देखो कि भाई सोच तुम्हारी सोच वगैरह मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सारी चीजों को छोड़ के एक ही शब्द पे गया तू, इधर देख लो। सुनो, हाँ कुछ और बात कर रहे थे, चलो इधर देख लो। सुनो ना, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, वो अ, लड़का लड़की आपस में अपनी सोच चेक कर रहे हैं कि हमारी अलाइन करती है या नहीं करती है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। लड़की ने बोला ठीक है पापा, इससे हमारी सोच मैच हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। कौन कर रहा है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, पेरेंट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं, कुछ भी, ये रिश्ता किसके थ्रू आया और दूसरा किसके थ्रू आया, और जिन मतलब जिस लड़के के लिए आया उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, ठीक है ना। वो सारी चीजें चेक करना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो गया। देन उसके बाद पापा ने क्या ले लिया, सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, ठीक है ये लड़का फाइनल। अभी उसे नहीं बताया, है ना, अभी अपने मन में रखा कि फाइनल है। अगले को बोला ए करा के देना मेडिकल रिपोर्ट अपनी, ठीक है ना, तो मेडिकल एग्जामिनेशन, तो देखो मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अभी अगर वो फिट है, मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर क्या है, फिट है, तो इधर पापा अपनी तरफ से क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे, जॉब ऑफर दे देंगे। लेकिन 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 याद रहे, जॉब ऑफर देने से पहले एक बार कंसर्न मैनेजर की अप्रूवल जरूर ले ली जाएगी, मतलब लड़की की अप्रूवल देख ले बेटा, अभी भी कुछ नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी तो बेटी बाप के ही है, अभी तो हमारे घर में ही है बात, अब मन में ही है बात, ठीक है ना। तो बोला कोई बात नहीं पापा, ठीक है नक्की डन है, ठीक है ना, मेरी तरफ से तो हाँ है, पापा को भी समझ में आ रहा। तो अब पापा ने उसे क्या दे दिया, जॉब ऑफर दे दिया, क्या दे दिया, जॉब ऑफर। और जॉब ऑफर देने के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे वो नहीं, ऐसे नहीं होएगा ना पहले। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा समझो आप, कार्ड वगैरह छपेंगे, अब क्या छपेंगे, कार्ड वगैरह छपेंगे, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल वैसा है। आपने वो एक गाना सुना होगा ना, कौन से वाली है वो मूवी, अरे जिसमें वो है शाहिद कपूर है, पता नहीं मेरे को कौन सी आती है, हाँ? नहीं कबीर सिंह नहीं, जिसमें वो आई थिंक वो वाला गाना है साड़ी के फॉल सा, वो कौन सी वाली मूवी, आर राजकुमार, उसमें एक दूसरा एक और गाना है ना शायद, हाँ पता नहीं पता नहीं चलो छोड़ो ना, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कैसा है, पता नहीं मुझे वही वाली मूवी है कोई और सी है, मेरे को बस ऐसे याद आ रहा था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। सुनो इधर, ये बिल्कुल वैसा है, कैसा बच्चों, जैसे शादी के क्या छपते हैं, कार्ड छपते हैं, तो इसमें वो है, वो है ना, एक ऐसा गाना है आजा प्यार की हो डील, ऐसा है ना कुछ, आजा क्या खाली बैठा है क्या, बिल्कुल नहीं 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 पता नहीं, सुनो चलो, सुनो सुनो सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ अरे पता नहीं कौन सा है, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ऐसा है, एम्प्लॉयर बोल रहा है, मतलब जो वो है ना, नहीं दामाद जी नहीं, एम्प्लॉयर दामाद जी है क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आजा जॉब की हो डील, ऐसा है ना एक गाना। अभी एम्प्लॉय बोल रहा है चलो डील करे सील, अबे मतलब फाइनल रख के तुम कुछ भी अपना माहौल बना, हाथों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, है ना। तो वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फाइनली। हाँ जी, आई थिंक मुझे नहीं लगता अभी सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने कुछ कसर छोड़ी है, तुमको आया कि नहीं आया तुम जानो,
ठीक है ना, आया कि नहीं आया? कान पे तो झापट मारूंगा ना, मना करोगे तो आया नहीं अभी। इतना 3 दिन से बजा रहा हूँ इसको, 3 दिन के ज्यादा हो गई, 3-4 दिन से सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, और अभी भी ऐसा बोलोगे कि नहीं आया? हाँ, एक बार क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या? अच्छा, गाना गा के सुना दिया बस, अब और नहीं है। नेक्स्ट, चल सारी प्रोसेस करा दो दोबारा। शादी की प्रोसेस तो तुम अपने मन में सोचो, वो प्लानिंग, प्लानिंग की प्रोसेस कहाँ से चालू होती है? मम्मी आपको क्या करती है, ऐसा बोलती है कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, वैसा, ठीक है ना? चलो आगे देखो। अब टी पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं बच्चों? हाँ, अब तुम दोनों लोग अलग अलग ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, वो अलग ट्रेनिंग की बात कर रहा है, अलग ट्रेनिंग की बात कर रहा है। चलो ठीक है, अब तुम बनाते रहो अपना माहौल, मेरे को तो पढ़ाने दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थर्ड वाला कंपोनेंट है, किसका? स्टाफिंग का। ट्रेनिंग, हाँ, आरएसटी में से टी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सारे बच्चों को पता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया भी है। क्योंकि यहाँ पे टॉपिक इस टाइप से है, तो हल्का सा फिर वापस से मेरे को दोबारा बताना पड़ रहा है, किसके बारे में? ट्रेनिंग के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ट्रेनिंग वैसे बता दो किसके रिगार्डिंग होती है? ट्रेनिंग होती है जॉब के रिगार्डिंग, है ना, कि जो भी हम जॉब परफॉर्म करने वाले हैं, वो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए उनको इम्प्रूव करती है ट्रेनिंग। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट ओवरऑल होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है? ओवरऑल आपकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है। क्या होती है? ओवरऑल ग्रोथ। चलो उसके ज्यादा ना बताते हुए, क्योंकि पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, देख लेते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफी जरूरी है, बिकॉज तुमने अच्छा एम्प्लॉय सेलेक्ट भी किया, अब वो दूसरे तरीके से काम करता था, तुम्हारी मेथोडोलॉजी क्या है? अलग है। अगर तुम वो नहीं सिखाओगे, किसको? अपने बंदे को, क्योंकि अब तो तुम्हारा बन चुका है वो। हाँ बोलो ना। अगर तुम वो नहीं सिखाओगे उसे, तो फिर वो तुम्हारे माफिक काम नहीं करेगा, और जब तुम्हारे माफिक काम नहीं करेगा तो तुम्हें फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम पढ़ते हैं ना स्टाफिंग में कि हमें किसको हायर करना है? सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन तुम तो नहीं सेटिस्फाई होंगे ना अभी, तो दोनों का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। देखो ही कर रहा है वो, ही। इधर देखो नालायको। ट्रेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस, ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं? नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, स्किल्स को इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, एंड एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय। जरूरी नहीं है, वो मैंने एन गलत बोला, ठीक है ना, एक के लिए नहीं करते ना, सबके लिए भी कर सकते हैं। एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब। क्यों बोल रहे? ए बस रुको 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 रुको, अरे इतना नहीं बोलने का, रुको रुको भी, है ना, थांबा। चलो, पर्टिकुलर जॉब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पर्टिकुलर जॉब क्योंकि वो जॉब जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्पेसिफिकली दी जाती है। अब यार बंदा फाइनेंस का, तो फाइनेंस के रिगार्डिंग ही तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे ना, कि भाई तेरे को बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, कैश फ्लो कैसे बनाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग तेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें। से यस और नो? अच्छा, अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो कैसे फाइनेंस सिखाएंगे हम? नहीं, उसे मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे हम। तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम सामने वाले बंदे की, मतलब एम्प्लॉय की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उसकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स। कह रहे हैं सिस्टमैटिक होती है, कैसी होती है? सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्या इंप्रूव करने की? स्किल्स को इम्प्रूव करने की, ठीक है ना। ट्रेनिंग एक बार देनी पड़ेगी आपको, बार बार देनी पड़ेगी? क्यों देनी पड़ेगी बार बार? एनवायरमेंट डायनेमिक है ना, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमें उससे मैच करना होगा, और मैच करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग एम्स टू इनेबल द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द प्रेजेंट जॉब बेटर। वर्मा जी, ट्रेनिंग एम्स टू इनेबल द एम्प्लॉय
टू परफॉर्म द प्रेजेंट जॉब बेटर और टू प्रिपेयर हिम फॉर अ हायर पोजीशन विद इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा नहीं हमें? ट्रेनिंग जो एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉइज है ट्रेनिंग में मदद करती है, वो बेटर तरीके से जो आज वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको तो वो बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाए, एक बात। हाँ, और उन्हें फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर में उन्हें हायर पोजीशन के लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। अरे ट्रेनिंग देंगे तभी तो वो हायर पोजीशन के लिए तैयार हो पाएंगे ना, ठीक है ना। आज वाली जॉब को बेहतर संभाल सकते हैं और फ्यूचर वाली को अच्छे से संभाल सकते हैं। हाँ बोलो, आज वाली को अच्छे से संभाल रहे हैं और फ्यूचर वाली को संभाल सकते हैं। फ्यूचर वाली को संभाल सकते हैं। आज वाली को संभाल रहे हैं अच्छे से और फ्यूचर वाली को संभाल सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट क्या होता है, किसका स्कोप ज्यादा होता है? क्या डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है ना। डेवलपमेंट में हम उसके ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है उसको ग्रो करने की बात करते हैं, इंसान की ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। इट एम्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज फॉर हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स। डेवलपमेंट से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हम तैयार कर रहे होते हैं कि वो जो हैंडल कर सके जो ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स है, जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, है ना, और जो रेस्पॉन्सिबल जॉब है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, उसको भी संभाल सके बाय डेवलपिंग देयर हिडन टैलेंट एंड क्वालिटी। किसको डेवलप करके? हिडन टैलेंट और क्वालिटी को क्या करके, डेवलप करके। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। डेवलपमेंट के अंदर वो भी आ जाएगा, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट के अंदर नहीं, वो तो सिलेक्शन के पहले करते हैं ना, वो तो हम सिलेक्शन के पहले करते हैं, चेक करते हैं ना वहां पे, यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उसे। नहीं समझा? मतलब हाँ, वो हाँ ऐसा बोल सकता है कि तो वो पांचों चीजें जो हम चेक कर रहे हैं, जो पांचों चीजें हम वो चेक करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। अब मान लिया अगर उसमें कुछ कमी है लेकिन बंदा वो सीख सकता है, तो वो पांचों चीजें डेवलप कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट के अंदर है। जहाँ पे उसकी अजीब सी स्मेल नहीं आ रही आपको? ये सही है। एक तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है ना, पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को। और एप्टीट्यूड, उसकी जो एप्टीट्यूड वगैरह है, और आपका ट्रेट, ट्रेट तो एग्जिस्टिंग स्किल्स हो गई, ठीक है ना, वो ट्रेनिंग में इम्प्रूव होती है। किस में इम्प्रूव होती है? हालांकि डेवलपमेंट में भी आ जाएगी, बिकॉज ट्रेनिंग भी किसका पार्ट होता है, डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसका हम डेवलप कर सकते हैं किसी चीज में, है ना, ठीक है। और फाइनली उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, बोलो कोई डाउट है क्या? डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा पूछे आपको कोई क्वेश्चन कि बताओ जो एम्प्लॉय का हिडन टैलेंट होता है उसको रिवील किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, तो क्या बोलोगे आप? डेवलपमेंट। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, सुन लो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है ना, वो सुपरवाइजर को परेशान करते हैं बार बार, ठीक है ना। उन्हें बार बार किसको बुलाना पड़ता है? सुपरवाइजर को बुलाना पड़ता है। मतलब मैं तो नटशेल में बता रहा हूँ, वो पूरा माहौल बना के बताएगा आगे जब भी मौका मिलेगा कभी सैंपल पेपर वगैरह में, तो वहां पे भी देखने मिलेगा ये क्वेश्चन, तो देख लेंगे हम। नटशेल में बता रहा हूँ कि हमारे जो एम्प्लॉयज है उन्हें बार बार किसको बुलाना पड़ता है? सुपरवाइजर को बुलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बस वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बता दो कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बार बार सुपरवाइजर को बुलाना पड़ता है हमें, या अपने सीनियर को बुलाना पड़ता है। वेरी गुड। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी बराबर से क्या नहीं हो रखी होगी, जब ट्रेनिंग नहीं हो रखी है, मतलब उनको काम करना नहीं आ रहा है। जब काम करना नहीं आ रहा है तो ही तो बार बार किसी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, सुपरवाइजर की। हाँ बोलो ना। और सुपरवाइजर की हेल्प एक जो इसको जरूरत पड़ रही है बार बार, हमें इस चीज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करके, है ना। तो एक प्रोसेस लगानी पड़ेगी आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपको आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, तो इस दिक्कत से छुटकारा मिल सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। चलो, अब क्या पढ़ते हैं बच्चों इसके? इंपोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फायदे क्या है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को,
एक बात बताओ, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के फायदे हैं, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के फायदे हैं, क्या वो केवल ऑर्गेनाइजेशन को होंगे या एम्प्लॉयज को भी हो सकते हैं? एम्प्लॉयज को भी हो सकते हैं और हो सकते हैं क्या नमन भैया? होंगे ही होंगे। अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो हमें भी फायदा है और किसको भी फायदा है? एम्प्लॉयज को भी फायदा है। मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कई बार हल्की फुल्की सी केस स्टडी बना करके पूछ लेता है कि आप ना पहले वो प्रोसेस पूछेगा, ये प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने अभी पूछा ना आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में बार बार किसको बुलाना पड़ रहा है? सुपीरियर को बुलाना पड़ रहा है, सुपरवाइजर को बुलाना पड़ रहा है, वर्कर्स बार बार बुला रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, रेमेडी सजेस्ट करो। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज द आंसर। और फिर वो बोलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया, पार्ट बी में क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया, इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बताओ, वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है या एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पहला किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट है? पहला, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। कैसे? अभी ऊपर भी तो देखा था हमने कि जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से वो बंदा आज जो जॉब है उसको तो बेटर तरीके से क्या कर पाएगा? परफॉर्म कर पाएगा जो जॉब है, और फ्यूचर वाली पोजीशंस को रेस्पॉन्सिबली संभाल पाएगा। तो आने वाले फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैनेजर्स है वो क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे हेल्प मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे? अरे उन्हें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? अंदर ही फैक्ट्री लगाई है हमने, अंदर ही तैयार कर रहे हैं लोगों को। ठीक है ना? देखो, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स, इट हेल्प द एम्प्लॉयज टू टेक मोर चैलेंजिंग जॉब्स। ये एम्प्लॉयज की हेल्प करती है कि वो किसको फेस कर पाए? ज्यादा जो चैलेंजिंग जॉब्स है उनको फेस कर पाए। और एंड प्रिपेयर देम टू टेक द पोजीशन ऑफ फ्यूचर मैनेजर, और उन्हें लायक बनाती है कि वो फ्यूचर मैनेजर की जो पोस्ट है उनको, हाँ मतलब आने वाली जो ऊपर जो प्रमोशन होकर के जो उन्हें पोस्ट मिलेगी, उन पोस्ट को वो रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर पाए। ठीक है ना? तो फ्यूचर मैनेजर हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले टाइम के हमारे मैनेजर हैं। ठीक है ना? जैसे बच्चों को बोला जाता है ना कि बच्चे आने वाले टाइम का फ्यूचर है हमारा। हाँ बोलो ना, आज के टाइम पे भाई तुमने ही तो संभालना है फिर नेक्स्ट आगे चल करके। तो वही सारी चीजें यहाँ पे है कि आज कोई बच्चा एम्प्लॉई है, हम तो बच्चे को बाप बनाएंगे ना। अरे वो एक से सीरियल आता था, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, है ना? तो उसको ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं सास बनने की। ठीक है, आगे, बूस्ट द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉय का क्या होगा? एक बात बताओ, बार बार सुपीरियर को बुलाना पड़ रहा है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हो जा रही है तो बार बार किसको बुलाना पड़ रहा है? सुपीरियर को। किसका मोटिवेशन डाउन होगा? यार बता यार, छोटी सी चीज है इसके लिए बुलाना पड़ रहा है। किसको? सुपीरियर को। कुछ काम आता ही नहीं यार मेरे को तो। मैं तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में ऐसा बोझ ही हूँ बस धरती पे। ठीक है ना भाई? लोग भी बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। अभी तक तो लोग ही बोल रहे थे, अभी से खुद ही लग रहा है कि हाँ यार वाकई में सही बोल रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसे ट्रेनिंग मिल जाएगी, वो काम उसे करना आ जाएगा, तो उसका मोटिवेशन लेवल क्या होएगा? बूस्ट होएगा। और जब मोटिवेशन लेवल उसका बूस्ट होएगा, है ना, जब वो अपने पीक पे होगा, तो क्या उस पीक पे होने का फायदा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा? अरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ बोलो ना। अच्छा, यही वाला पॉइंट सेम रिपीट हो सकता है किसमें भी? एम्प्लॉय वाले में भी। ट्रेनिंग के फायदे जब हम पढ़ेंगे किसके एंगल से? बोलो ना, एम्प्लॉयज के एंगल से, तो उधर भी ये पॉइंट रिपीट हो सकता है। इस ये होने के दोनों को फायदे हैं। ठीक है ना? एम्प्लॉयज को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। देखते हैं, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ये एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? इसकी रीजनिंग दे सकते हो? कह रहे कि ट्रेनिंग ना मोटिवेशन लेवल क्या कर देती है? इंप्रूव कर देती है। बताओ कैसे? हम्म, चलो हाँ वो भी बोल नहीं, एब्सेंटीज्म का मतलब लेकिन अलग है। जो तुम बोल रहे हो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो। ट्रेनिंग क्या कर रही है बच्चों?
मोटिवेशन लेवल इंप्रूव कर रही है और किसको घटा रही है? एब्सेंटीज्म। एब्सेंटीज्म का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज एब्सेंट नहीं रहेंगे, रेगुलर आएंगे। अरे अगर तुम्हें जैसे क्लास में समझ में आएगा तो तुम उस क्लास में रेगुलर जाओगे, और तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मन में क्या आएगा? अरे जाके क्या उखाड़ लेगा इससे अच्छा तो सो ही ले, कम से कम एक काम तो कर ले। ठीक है ना? तो तुम छुट्टी ज्यादा लगाओगे अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम्हें ट्रेनिंग दे दी, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो तुम छुट्टी लगाओगे, रेगुलर जाओगे? रेगुलर जाओगे, है ना? वरना वैसे लगे अबे यार ये खड़ूस आज फिर ये डांट लगाएगा, ठीक है ना, बोलेगा कि ये तेरे को काम आता ही नहीं है। लेकिन अगर उसको काम आएगा, हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करा तो रेगुलर जाएगा, तो एब्सेंटीज्म क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, और एम्प्लॉय का टर्नओवर भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ये बता दो ये तो कैसे होगा? ये तो बहुत सिंपल है। एम्प्लॉयमेंट का टर्नओवर नहीं, एम्प्लॉय टर्नओवर। बोलो। जब उनका मोटिवेशन लेवल बूस्ट होगा। क्यों नहीं? तो यही तो पूछ रहे हैं, कैसे, क्यों नहीं जाएंगे छोड़ के? उन्हें काम करना आता है, और काम नहीं करना आता तो उधर से छोड़ के भागेगा या आएगा रेगुलर? अगर उसको काम करना आता है तो वहीं पे रहेगा, और अगर काम करना नहीं आता तो सोचेगा छोड़ो ना यार, जब आता नहीं काम तो आता नहीं, कहीं और कुछ और देखेंगे। समझ में आ रही है ना? तो अगर एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बूस्ट होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से, तो उस केस में बच्चे एक तो एब्सेंटीज्म कम होता है, और दूसरा एम्प्लॉय का टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉय का आना और जाना क्या होता है? कम होता है। बंदा एक बार आता है ना तो टिक के जाता है, रुक के जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चों ग्रेटर रेवेन्यू। एक बात बताओ, जब एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ने से वो परफॉर्म अच्छा करेगा कि वाहियात परफॉर्म करेगा? अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होएगी? ज्यादा होएगी। और एफिशिएंसी का मतलब सीधा किससे है? रेवेन्यू से। किससे किससे है? एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो रेवेन्यू भी ज्यादा, कलेक्शन क्या होगा? ज्यादा। समझ रहे हो? रेवेन्यू बोले तो समझ रहे हो क्या होता है रेवेन्यू? मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को बेच करके जो कलेक्शन होता है वो होता है रेवेन्यू। अगर हमारे एम्प्लॉइज गलती, अच्छा एक बात तो और भी बताओ, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने से जो गलती करने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? तो भी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर गलती कम करेंगे तो पैसा हमारा कम वेस्ट होगा ना, और जब कम वेस्ट होएगा, वेस्टेज कम होएगी, तो रेवेन्यू ज्यादा ही होएगा। तो वो बोल रहे ग्रेटर रेवेन्यू। एम्प्लॉइज आर एज इम्पोर्टेंट एज कस्टमर्स। हमेशा हम ना किसको इज्जत देते हैं? कस्टमर को। कभी किसको इज्जत नहीं देते? एम्प्लॉइज को देनी चाहिए। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज भी उतने ही जरूरी है जितने जरूरी हमारे लिए कस्टमर है। थोड़ा उनको भी इज्जत दो। ठीक है ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों, जब डील कर रहे होते हैं हमारे एम्प्लॉइज किससे? कस्टमर से। कस्टमर देखो कई बार झूठ भी बोल देता है, बहुत बार झूठ बोल देता है कि तुम्हारे लड़के तो ये दिखाई नहीं रहे कुछ, ठीक है ना, इनको कैसे आलकस आ रहा है, ठीक है ना, ये तो ये सोच रहे कि फ्री की खा ले। कस्टमर भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज होती है। तो झूठ मूठ में ऐसे ही। अब होता क्या है कि बिकॉज एक दुकान वाला, एक जो बिजनेसमैन है वो हमेशा किसकी सुनता है? कस्टमर की। तो कई बार एम्प्लॉय को उसी के सामने डांट डांट लगा देता है, तुझे अकल नहीं है ना, फ्री की चढ़ रही है तेरी तो ये और वो, 70 बातें सुना देगा उसे। लेकिन कई बार जो आपके कस्टमर होते हैं वो भी क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। हमेशा आपको कस्टमर का फेवर नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? अगर सही बात है कस्टमर की, तुम टैली करो, देखो, ऑब्जर्व करो चीजें। लेकिन अगर क्या है कि अगर किसकी गलती नहीं है, उसकी एम्प्लॉय की गलती अगर नहीं है, तो बिल्कुल भी जानबूझ करके ही भले उस कस्टमर को अपना बनाने के लिए, अरे जो झूठ बोल रहा है वो कभी तुम्हारा अपना होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो अपने एम्प्लॉय को मत बिगाड़ो। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज भी उतने जरूरी होते हैं जितने कस्टमर, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह बराबर दो यार। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीजेस द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इन्वेस्ट करोगे किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में, तो इससे आपका अल्टीमेटली रेवेन्यू क्या होएगा? अलग अलग एंगल है देखने को, मतलब इस पॉइंट को समझने के लिए जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिए समझाते वक्त वो अलग थे, ये अलग है। सारे पर्सपेक्टिव क्या है? सही है। कह रहे आज ट्रेनिंग दे रहे हो ना आप आपके एम्प्लॉइज को, तो ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्या है? इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट आपको जनरेट करके देगी फ्यूचर में, तो इससे आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा। नेक्स्ट है बच्चों सिस्टमेटिक लर्निंग। आगे देखो, द सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टीच वर्कर टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज।
कह रहे हैं कि जब आप सिस्टमेटिकली सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, तो इससे ना हम क्या कर सकते हैं, वर्कर को ये चीज सिखा सकते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करना है, एफिशिएंट यूज, ऑप्टिमम यूज कैसे करना है। इट इज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। ये किससे बढ़िया है? हिट एंड ट्रायल मेथड जो चलते ही आ रहे हैं, ओल्ड रूल ऑफ थंब है ना। कुछ नया आप नए तरीके से सोचो, नए तरीके से सिखाओ लोगों को, विच लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट। जो हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं ये तो क्या ही करते हैं, वेस्टेज, आपके एफर्ट की क्या होती है, वेस्टेज होती है, एंड मनी, पैसा क्या होता है, बर्बाद होता है। लेकिन जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो जा रहे हो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे करके, तो इससे सिस्टमेटिकली आप चीजों को परफॉर्म कर पाते हो और वो भी सिस्टमेटिकली सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर रेस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक काफी बढ़िया तरीका है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काफी बढ़िया तरीका है अपने आप को किसके जैसा बनाने का, एनवायरनमेंट के जैसा बनाने का। ठीक है ना, देखते हैं। इट हेल्प द एम्प्लॉइज टू चेंज अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चेंजेस मेड इन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को अपनाने का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट ही बोलूंगा मैं तो कि तरीका क्या है कि अपने एम्प्लॉइज को क्या करना, ट्रेन करना। अरे बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा नहीं था क्या हमने? एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होता है एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और फिर हमने रेस्पॉन्स भी पढ़े थे वहां पे, है ना। तो वो बोला था कि अपने एम्प्लॉइज को हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप आपके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हो तो सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करने का, है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। फाइनली हमारी क्या बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये बोल रहा है, सुन लो, इसमें देख लो एक बार। वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज गिव बेटर परफॉर्मेंस। ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, रिपीट, मतलब सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो परफॉर्मेंस भी बेटर देंगे ऑन द जॉब, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे, विच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, जिससे उनकी क्या इंप्रूव होएगी, प्रोडक्टिविटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दोनों ही टर्म्स में, क्वांटिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज कैसे, क्वांटिटी वाइज कैसे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और क्वालिटी वाइज कैसे कि गलती के चांसेस कम हो जाएंगे अगर तुमने ट्रेनिंग देके रखी है। ठीक है ना, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। इससे फाइनली क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होएगा। अरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज्यादा ही होगा ना। बात समझ में आती है क्या? इसी के साथ साथ बच्चों ये हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वापस से। इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। किसके बेनिफिट चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट चल रहे हैं। कुछ भी बेटा मदहोशी की हालत में जा चुकी हो तुम। ठीक है, इतने तो ज्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ाए मैंने, पहला ही तो टॉपिक है आज का। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर नहीं, टॉपिक क्या है ये, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन। पहला उसकी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार हो रहे हैं तो बाहर से हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें हमारा भी तो एक टास्क है ना, किसको मोटिवेट रखना, भाई किसकी जिम्मेदारी है, क्या करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखना। तो ये ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जा रहे हैं क्या प्रोवाइड करने से। तो एक काम तो हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है, तो ये फायदा है। दूसरा, तीसरा क्या है, रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। रेवेन्यू क्या होगा, हालांकि अगर जो सबसे लास्ट वाली हेडिंग है ना, इसके पहले अगर वो आ जाए, मतलब खैर मैंने तो एमटी के अकॉर्डिंग लिखी है यहाँ पे, लेकिन अगर उसके पहले आ जाए तो तुम्हें और समझ में आएगा। अगर लास्ट वाली हेडिंग देखो, वो कह रहा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो गलती के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अच्छा, तो उससे क्या होगा, ग्रेटर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक ये क्या है, सिस्टमेटिक लर्निंग। यहाँ पे आप सिस्टमेटिकली अपने एम्प्लॉइज को सिखा सकते हो, बिकॉज आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, स्टाफिंग में एक फंक्शन होता है, एक स्टाफ आपने परफॉर्म करना होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सिस्टमेटिकली आप चीजें लोगों को सिखा सकते हो। और नेक्स्ट है बच्चों, बेटर रेस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये काफी अच्छा तरीका है अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालने का। ठीक है ना, एनवायरनमेंट चेंज, हमें भी चेंज होना है, हम भी हो जाएंगे चेंज। कैसे, ट्रेनिंग देंगे, अरे ट्रेनर हायर करेंगे उस फील्ड का, रेस्पेक्टिव फील्ड का, और अपने एम्प्लॉइज को क्या कराएंगे, ट्रेन कराएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किसके जैसे हो जाएंगे, एनवायरनमेंट के, जो एनवायरनमेंट की जरूरत है
तो हम भी वैसे हो जाएंगे। चलो ये देखो इसकी एमटी, फ्यूचर बूस्ट होगा तो, बोलो ना, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा। ठीक है ना, इंक्रीज तो होगा ही, फास्ट इंक्रीज होगा। फ्यूचर बूस्ट होगा, वापस से बोलो, तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा। वन मोर टाइम, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, फ्यूचर बूस्ट होगा, बूस्ट 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 द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू, ग्रेटर रेवेन्यू। ठीक है ना, फ्यूचर बूस्ट होगा तो, मैंने सही बोला ना, ग्रेटर रेवेन्यू, सही है। फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिक लर्निंग, सिस्टमेटिक, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट फास्ट फास्ट, बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है ना, रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। से यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? आज के लिए इतने रखे, क्या एक और टॉपिक पढ़ ले, इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट होते हैं? जेम्स। क्या होते हैं? बहुत सिंपल, बहुत आसान है। कल पढ़ेंगे कि आज ही? कल पढ़ेंगे। हाँ क्या? वो बस यहीं पे आ गया, सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया हमने इसमें, जो भी तुम सोच रहे हो यहाँ पे कवर कर लिया। फ्यूचर मैनेजर, अब एग्जैक्ट ये तो बता नहीं सकते कि भाई इसी पोजीशन के लिए हम इसे प्रमोट करेंगे, इस बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके। ठीक है ना, वो तो देखना पड़ेगा कि उसकी लर्निंग एबिलिटीज कैसी है, वो कितना सीख सकता है, कितना ग्रो कर सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी होंगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलो बच्चों, जैसा कि आप बोल रहे हो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी होपफुली कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज इसमें एक ही तो टॉपिक रह रहा है अभी, ट्रेनिंग रह रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन में कुछ नहीं है, ये समझाना है, इंटर्नशिप, और हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा ये। क्या चीज? देखेंगे कैसे है क्या है, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, फिलहाल तो कल ऐसे ही आना है जैसे आते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।